चलिए बेटा, लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट वाज अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर स्पीशीज। अब इसके आगे हम लोग कंपैरिजन की बात करेंगे। मैंने आपको बोला डाइपोल मोमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर नॉन पोलर, वो कैसे चेक करना है, डायटोमिक हो पॉलीएटॉमिक हो, ये हमने डिस्कस कर लिया। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो स्पीशीज हैं है ना, उनमें कंपैरिजन कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा या कम। तो डायटोमिक में सीधा सा अप्रोच बताया था, डेल्टा ईएन ज्यादा तो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा। लेकिन पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में जब कंपेयर करना होगा तो कैसे कंपेयर करेंगे, याद रखें एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज क्यू इंटू डी, बट क्यू इंटू डी का वैल्यू नहीं होने की वजह से डेल्टा ईएन से सॉल्व करना पड़ेगा। चेक करिए, कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन पॉलीएटॉमिक स्पीशीज डिपेंड्स ऑन, कई सारे फैक्टर्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट में तो एक ही वेक्टर होता था, डायटोमिक स्पीशीज के डाइपोल मूवमेंट में एक ही वेक्टर होता था। लेकिन पॉलीएटॉमिक स्पीशीज का जब डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे मोर देन वन वेक्टर आएंगे, और मोर देन वन वेक्टर्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और वो सॉल्व करते हैं वेक्टर सम से, बट वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है ड्यू टू बॉन्ड एंगल एंड अदर एम्बिग्यूटीज। चेक करिए, सबसे पहले जब भी पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन आए, चेक करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से क्या पता चल जाएगा कि वेदर द मॉलिक्यूल इज हैविंग डाइपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू 0 और म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो सोचिए कई सारे पॉलीएटॉमिक स्पीशीज आए और इनमें बोला किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है कम है। पहला काम डाइपोल मूवमेंट निकालिए, है भी या नहीं है। 0 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, 0 वाला तो क्या हो गया, लेस डाइपोल मूवमेंट। पहले यही देखना है कि डाइपोल मूवमेंट है या नहीं है। कंपेयर तो उसमें करोगे ना जिसमें डाइपोल मूवमेंट होगा। अगर किसी में डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं तो उसको कंपैरिजन में लीस्ट पोजीशन देंगे, ठीक है। फिर जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 वो ऑर्डर में कहां आ जाएंगे, सबसे पीछे। और जिनका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 है उसमें कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा ईएन। याद रखें दिस इज कॉन्सेप्ट और जुगाड़। जुगाड़ मैक्सिमम टाइम पर काम करेगा, कुछ जगह ये काम नहीं करेगा। मैंने बोला है क्योंकि एक्चुअल म्यू की वैल्यू क्यू इंटू डी पर डिपेंड करेगी, बट वो एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जिनका डाइपोल मूवमेंट है उनके लिए ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन। तीसरा पॉइंट आएगा क्योंकि एक से ज्यादा वेक्टर है और वेक्टर एक से ज्यादा वेक्टर है ना, और वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल आएगा, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर पर ध्यान रखिए। आप शुरू के दो फैक्टर्स ही यूज करेंगे मैक्सिमम। डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट या एग्जांपल जहां मैं बोलूंगा कि यहां पर लग रहा है वो आपको एग्जांपल याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आप ज्यादा जगह पर डायरेक्शन का रोल नहीं लगाएंगे। आप बाकी जगह पर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री और डेल्टा ईएन से मैक्सिमम टाइम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, चेक करिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बोला कंपेयर द डाइपोल मूवमेंट्स इन, एग्जांपल आपके सामने है BF3, PF3, PCl3। सबसे पहले स्पीशीज को देखें, डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है, सारे पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में सबसे पहले क्या चेक करें, डाइपोल मूवमेंट 0 है या नहीं है, हमें निकालना आता है। इसके लिए डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे 0 लोन पेयर, ऑल साइड एटम सेम, डाइपोल मूवमेंट 0। PF3 एक लोन पेयर, PCl3 एक लोन पेयर। अगर स्पीशीज में एक लोन पेयर है डाइपोल मूवमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब इन तीनों में क्या डेल्टा ईएन वाला कॉन्सेप्ट लगा दूं? नहीं, डेल्टा ईएन केवल किसमें लगेगा, PF3 और PCl3 में, क्योंकि जिसमें डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं उसमें डेल्टा ईएन मत लगाना, वरना ऑर्डर में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा सबसे मिनिमम पे कौन चला जाएगा, BF3। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0, इसको भूल जाइए। अब जो बचे हुए दो केसेस हैं उनमें हम क्या लगाएंगे, डेल्टा ईएन। अब डेल्टा ईएन निकालें, फ्लोरीन का ईएन 4, फॉस्फोरस का ईएन 2.1 तो 1.9 आ गया, क्लोरीन का ईएन 3 और फॉस्फोरस का 2.1 तो 0.9 आ गया। दिस इज 1.9, दिस इज 0.9। जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, तो यहां आ जाएगा PCl3 और फिर आ जाएगा PF3। दिस इज दी ऑर्डर, ठीक है ना। आगे बात कर रहे हैं CH4, NH3, H2O। ध्यान से देखें, है ना, मैंने आपको बोला हम एनसीईआरटी में टेबल में एक वैल्यूज दे रखी हैं, उन वैल्यूज के ही एग्जांपल्स मेनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। CH4, NH3, H2O डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। सबसे पहले चेक करिए डाइपोल मूवमेंट 0 या नॉट इक्वल टू 0, इसका डाइपोल मूवमेंट 0। NH3 एक लोन पेयर, नॉट इक्वल टू 0। H2O 2 लोन पेयर, पर याद करें 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर में स्ट्रक्चर से चेक करते हैं। H2O ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ है, दैट वाज पोलर मॉलिक्यूल, है ना, पोलर सॉल्वेंट, याद करें यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला था। अब देखें इसका डाइपोल मूवमेंट CH4 का 0 है तो सबसे कम। अब जिनका नॉट 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, उसमें क्या लगाऊंगा, डेल्टा ईएन। डेल्टा ईएन निकालें तो नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 2.1, है ना,
और ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 2.1। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना आपको, ठीक है। जिसका डेल्टा EN ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट भी जनरली आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। डेल्टा EN इज नॉट एन कॉन्सेप्ट, नॉट ए कॉन्सेप्ट, इट इज अ जुगाड़, ध्यान रखिए। चलिए ये ऑर्डर आ गया, आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। NH3SO2, ध्यान से देखें, डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है बेटा, पॉली। चेक करिए डाइपोल मूवमेंट 0 या नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0। एक लोन पेयर, SO2 में भी एक लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0। अगर डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, क्या लगाऊंगा, डेल्टा EN। डेल्टा EN लगाइए 3 - 2.1 और सल्फर इज 2.5, ऑक्सीजन इज 3.5। 3.5 - 2.5 1, 3 - 2.1 0.9। तो बेटा डाइपोल मूवमेंट डेल्टा EN के बेसिस पे किसका ज्यादा आ जाएगा, SO2 का। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। H2O, H2S, H2SE, ध्यान से सुने। सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट चेक करें, नॉट इक्वल टू 0 है ना। H2O के बारे में जानते हैं क्या, H2O, H2S, H2SE सेम ग्रुप के हाइड्राइड्स है या नहीं है। तो अगर बेटा एक पोलर है तो जनरली ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, स्पीशीज बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो सेम बेसिस पे है ना इन सबका बेंट स्ट्रक्चर बनेगा, वी शेप स्ट्रक्चर बनेगा, तो सब नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगर डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करें, तो कंपेयर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा EN, ठीक है ना, जुगाड़, सॉरी है ना, जुगाड़ क्या है, डेल्टा EN। तो बेटा H2O, H2S में तो हम कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें ऑक्सीजन और सल्फर का EN पता होता है। आपको सेलेनियम का EN नहीं पढ़ाया गया क्लास में, है ना। हम लोग जनरली जब EN की बात करी थी, याद करें सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करी थी, और हैलोजन वाले ग्रुप की बात करी थी या फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करी थी। सेलेनियम के बारे में डिस्कशन नहीं करते क्योंकि काम नहीं आता, ठीक है। ये भी हमने एडिशनल लिया है, आपको एनसीईआरटी में H2O, H2S दिया है पर H2SE नहीं दिया, बट उससे मिलता जुलता केस है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। बट सीधा सा कॉन्सेप्ट है, H2O, H2S डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। EN का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का 3.5 - 2.1 है ना, ऐसा आ जाएगा। सल्फर इज 2.5 - 2.1। तो आप देखें इधर से इधर जाने पर EN का वैल्यू, डेल्टा EN का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज 1.4, दिस इज 0.4। तो आप सेम ट्रेंड लगा दें, डेल्टा EN क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। डेल्टा EN डिक्रीज होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम डाउन द ग्रुप जाने पर EN जनरली, ट्रेंड याद करें, EN जनरली डिक्रीज होगा। अब H2O, तो EN डिक्रीज हो रहा है, तो जब मैं कांस्टेंट यहां पर दूसरा साइड एटम ले रहा हूं, दैट इज हाइड्रोजन, तो बेटा डेल्टा EN भी डिक्रीज होता जाएगा। और डेल्टा EN डिक्रीज हो रहा है तो म्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलिए अगला H2O-OF2, कौन आ गया बेटा, H2O-OF2। चेक करें, सॉल्व करें। सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो चेक करिए डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। इसका डाइपोल मूवमेंट 0 या नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। OF2 डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। चेक करना है, कैसे चेक करें, है ना, इसको हम निकाल रहे हैं अभी। ये 0 समझिएगा नहीं, है ना, इक्वल है नॉट इक्वल टू कैलकुलेट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर से चेक करना होता है। जब भी एक से ज्यादा लोन पेयर आते हैं, तो यहां 2 लोन पेयर है, OF2 ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोन पेयर आने पर फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर। आप जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा। दोनों वेक्टर के डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली ऑपोजिट होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग। ये लोन पेयर की वजह से है, ये फ्लोरीन की वजह से कैंसिल तो नहीं होगा एग्जैक्टली, तो ये नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों नॉट इक्वल टू 0, दोनों नॉट इक्वल टू 0, तो जुगाड़ हमारा क्या है, डेल्टा EN। डेल्टा EN निकाल लीजिए। ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 2.1, फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5। तो देख लें डेल्टा EN के बेसिस पे दिस इज 1.4, दिस इज 0.5। तो बेटा ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका आ जाएगा, H2O का। ठीक है, आगे अगला केस देखें, NH3NF3। NH3NF3 वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डाइपोल मूवमेंट का, और मैक्सिमम टाइम NH3NF3 का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे बेटा, तो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है बहुत डिटेल में, है ना। बाकी तो मैंने बोला टेबल में वैल्यूज दे रखी, बट एक्सप्लेनेशन इस एग्जांपल का दिया है, इसलिए मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, देखें पहले हम जनरल अप्रोच समझ लेते हैं। जनरल अप्रोच क्या, डाइपोल मूवमेंट एक लोन पेयर है नॉट इक्वल टू 0, एक लोन पेयर है नॉट इक्वल टू 0। जब एक एक लोन पेयर होता है तो डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। नॉट इक्वल टू 0 में फिर हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, डेल्टा EN। ध्यान से सुने, डेल्टा EN अगर निकालोगे 3 - 2.1 0.9 एंड 4 - 3 कितना आएगा 1।
जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? ज्यादा। मतलब इसके अकॉर्डिंगली जो डेल्टा ईएन का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, है ना, दिस शुड बी रिजल्ट। बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल जो वैल्यू देखा गया वो रिवर्स देखा गया है। क्या देखा गया है? रिवर्स। मतलब यहां पर डेल्टा ईएन वाला जो जुगाड़ था वो फेल हो गया। तो मैंने आपको बोलता डेल्टा ईएन कॉन्सेप्ट नहीं है, जुगाड़ है, ये कई जगह पर फेल होगा, तो वो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो अब क्या करें? तो इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन आता है वो क्या आता है? देखें बेटा, NH3 NF3 पहला कॉन्सेप्ट था कि चेक करिए ज्योमेट्री, दूसरा डेल्टा एन, तीसरा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। पर मैंने बोला था डायरेक्शन मैं जहां बोल रहा हूं याद रखने के लिए वहीं याद रखिएगा, बाकी जगह आप डेल्टा एन निकालिए। इससे पहले जितने भी एग्जांपल हमने देखे वो सारे डेल्टा एन से सॉल्व हुए, ये सॉल्व नहीं हुआ, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखें क्या सॉल्व हो रहा है। NH3 में नाइट्रोजन यहां आ गया, ठीक है, लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। NF3 में भी सेम स्ट्रक्चर है, लोन पेयर का वेक्टर ऊपर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो ये वेक्टर इधर नाइट्रोजन की तरफ टुवर्ड्स नाइट्रोजन और ये लोन पेयर, ठीक है। इनको देखें रिजल्टेंट निकालें तो एक वेक्टर ऊपर है, किसकी वजह से है? लोन पेयर। और तीनों हाइड्रोजन का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये है ड्यू टू हाइड्रोजन। क्या दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां वेक्टर एडिशन हो गया। इधर देखें क्या कॉन्सेप्ट है? नाइट्रोजन और लोन पेयर में से लोन पेयर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस बार तीनों जो वेक्टर है नीचे वाले वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा फ्लोरीन। यहां वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट ऑपोजिट है, यहां वेक्टर एडिशन नहीं होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगा। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन होने का मतलब है, आप खुद देखो, लोन पेयर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और लोन पेयर से फ्लोरीन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप क्लियरली बता सकते हैं ज्यादा वैल्यू कहां आएगी? जहां पर वेक्टर का क्या हो रहा है बेटा? एडिशन। और इसी वजह से जो डाइपोल मूवमेंट देखा जाता है वो NH3 का ज्यादा मिलता है NF3 के कंपैरिजन में, जबकि अगर डेल्टा ईएन के जुगाड़ से हम लोग देखते है ना तो आपको क्या ज्यादा मिलता है? NF3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा मिलता है NF3 से। और इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू वेक्टर एडिशन ऑफ बॉन्ड डाइपोल इन लोन पेयर डाइपोल एंड ड्यू टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड डाइपोल फ्रॉम लोन पेयर डाइपोल, ठीक है। चलिए अगला, रिमेंबर इफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उनको क्या हो जाएगा? दे गेट एडेड, ठीक है। एंड इफ इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे गेट सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड होने का मतलब ये नहीं कि जीरो हो जाएगा ना, कैंसल नहीं होंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो रहे। मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कैंसल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगला एग्जांपल NH3 NBr3, ठीक है, NH3 NBr3 सॉल्व करें। डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो सेकंड जो जुगाड़ लगाते क्या लगाते हैं? डेल्टा ईएन में 3 माइनस 2.1 कितना आ गया? 0.9। नाइट्रोजन 3, है ना। और ब्रोमीन को याद करें, है ना, तो याद करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन होता था 2.8, यहां पर कितना आ गया? 0.2। जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा। क्या ये फैक्ट यहां पर लग रहा है? लग रहा है। तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो मैंने बोला डायरेक्शन जहां बोल रहा हूं वो कुछ केसेस होंगे, उन्हीं में याद रखना, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम डेल्टा ईएन से सॉल्व हो जाएगा। ये इसका रिलेशन आ जाता है। आगे NH3 PH3, ध्यान से देखेंगे, अगेन सेम ग्रुप है NH3 PH3। डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, 1 लोन पेयर, डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, 1 लोन पेयर। डाइपोल मूवमेंट में डेल्टा ईएन निकालें अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो 3 माइनस 2.1 दैट इज इक्वल टू 0.9। और बेटा हाइड्रोजन और फास्फोरस का ईएन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, 2.1 माइनस 2.1, तो इसका डेल्टा ईएन क्या आ गया? 0। डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, बट डेल्टा ईएन क्या आ रहा है? 0। अब जब डेल्टा ईएन जिसका ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट भी क्या आना चाहिए? ज्यादा। आप देखें इसमें रिलेशन NH3 का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा किससे? PH3 से। सॉल्व देखें तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले भी। यहां पर देखिए एक खास बात लिखी है, ईएन ऑफ P एंड H इज सेम, ऑलमोस्ट सेम, है ना। तो इसकी वजह से पीएच का जो बॉन्ड है, देखिए पीएच का जो बॉन्ड है वो कैसा आएगा? नॉन पोलर। पीएच का बॉन्ड नॉन पोलर, तो इनमें कोई वेक्टर जनरेट नहीं हो रहा। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर का कुछ वेक्टर है और उस लोन पेयर के वेक्टर की वजह से यहां डाइपोल जनरेट होगा। तो आपसे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, याद करें जैसे हमने CO2 का एग्जाम्पल लिया था, तो CO2 में क्या हो रहा था?
मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो कितना था, 0, बट बॉन्ड कैसा था, पोलर, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बॉन्ड इज पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, CO2 टाइप का एग्जांपल आएगा। PS3 को देखो, इसका नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड कैसा है, पोलर या नॉन पोलर, तो बॉन्ड कैसा आ रहा है, नॉन पोलर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर बट बॉन्ड इज नॉन पोलर, तो वो एग्जांपल कौन हो सकता है, PH3 टाइप का एग्जांपल हो सकता है। चलिए आगे मूव करें, H2HF, ध्यान से देखें, H2OHF कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, जुगाड़ जो पढ़ा वो लगा रहे हैं, इसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये हम जानते हैं। ये डायटोमिक है या पॉलीएटोमिक है, डायटोमिक में क्या देखते थे, होमो हेट्रो, दिस इज हेट्रो का डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, डेल्टा EN लगा दे, डेल्टा EN लगाइए तो बेटा इसमें आएगा 3.5 ऑक्सीजन माइनस 2.1 दैट इज 1.4, ठीक है। इसमें लगाएंगे 4 माइनस 2.1 दैट इज 1.9, ठीक है। जिसका डेल्टा EN ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा, मतलब इसके हिसाब से जो रिलेशन बन के आता है वो क्या आता है, ये होना चाहिए, बट नहीं। एनसीईआरटी, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी का टेबल बोला मैंने आपको, उस टेबल में इसकी वैल्यूज जब आप देखोगे तो ये बेटा रिवर्स है, क्या है, रिवर्स है। तो रिवर्स जो वैल्यू है वो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये एक एक्सेप्शनल केस बन जाएगा, और इस ऑर्डर को आपको वैल्यू बेस्ड याद रखना है कि H2HF में वैसे डेल्टा EN के अकॉर्डिंगली कौन होना चाहिए, ज्यादा, HF, लेकिन वो होता नहीं क्योंकि एनसीईआरटी की जो वैल्यूज है ना, एनसीईआरटी बेस्ड बात कर रहा हूं, तो H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा दे रखा है, तो आप ध्यान रखेंगे दिस इज वैल्यू बेस्ड केस, ठीक है। जैसा NH3 NF3 की बात करी थी वैसे ही कुछ केस यहां देखने को मिल रहा है आपको। चलिए आगे बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट वैल्यू बेस्ड। एक पिछला वैल्यू बेस्ड ऑर्डर हमने देखा H2OHF का, वैसे ही कुछ और केसेस हैं, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। आई होप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा, इस साल भी हो सकता है डिस्कस किया हो सर ने क्लास में। तो बेटा ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं, है ना, इन सब में आपको जो ऑर्डर मिलना चाहिए था वो ऑर्डर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, CH3F ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा EN, फिर कौन आना चाहिए था, CH3Cl, फिर कौन आना चाहिए था, CH3Br, और फिर कौन आना चाहिए था, CH3I। पर इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, और उसका जो रीजन दिया जाता है, हम लोग जानते हैं किसी का भी डाइपोल मूवमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, Q इंटू डी पे। डेल्टा EN से ये ऑर्डर आना चाहिए था, बट इसमें डेल्टा EN वाला कॉन्सेप्ट, मतलब चार्ज वाला कॉन्सेप्ट फेल होता है, और इसमें डोमिनेट, इन दोनों के केस में डोमिनेट कौन करता है, डिस्टेंस, और कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है, डिस्टेंस है, वो बढ़ जाता है ना, और उसकी वजह से इसका म्यू ज्यादा हो जाता है और इसका म्यू क्या हो जाता है, कम। इस वजह से ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, वैल्यू बेस्ड ऑर्डर है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा। सेकेंड केस ध्यान से देखें, CCl4 है ना, एनसीईआरटी में मैंने बोला टेबल में वैल्यूज दे रखी, CH3Cl गिवन है, CCl4 गिवन है, तो इन दोनों क्लोरोमीथेन के बीच में, है ना, हम लोग अगर बात करें तो ये और आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, है ना, ये ऑर्डर हमने अपनी तरफ से डाले हैं, वैल्यूज अपनी तरफ से डाले। तो इसका एक ऑर्डर अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बेटा जब भी इसको और इसको कंपेयर करने का बोलेगा, बहुत सिंपल है, इसका डाइपोल मूवमेंट 0, इसका नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू मुझे नहीं पता है ना, मैंने तो वैल्यू बेस्ड जो गिवन है बुक्स में वो लिया है, पर इन दोनों को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा या कम। बट इसी से मिलते जुलते बेटा ये क्लोरोमीथेन वाले एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, और ये अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सीधा सा जो याद करने का तरीका रहेगा, जैसे इसका 0 है और इसका नॉट इक्वल टू 0, तो आप देखें इधर 4 क्लोरीन है, उधर 1 क्लोरीन है, क्लोरीन की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, जो डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। दिस इज अगेन अ वैल्यू बेस्ड ऑर्डर, ठीक है, तो इनको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। देखें मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक, 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 चेक करें इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। क्यों 0 हो गए? सेंट्रल एटम पे 0 लोन पेयर, ऑल साइड एटम सेम, ऑल साइड एटम सेम, ऑल साइड एटम सेम। इसमें एक लोन पेयर है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट ऑब्वियसली किसका हो जाएगा, NF3 का, क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। चलिए बेटा, ये एग्जांपल देखने के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट, अभी तक हम लोगों ने जो बात करी मेनली वो है ना एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात करें तो हम लोगों ने ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करी है, अभी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं, ठीक है।
ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, बट कुछ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जो जनरली यूज में आता है। आप लोग जब 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, हकल्स रूल, एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब बात आती है तो आपको बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन एग्जांपल दिए हैं, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला वाला केस देखिए, आपको क्या दिख रहा है बेटा, बेंजीन। ठीक है, हम लोग जानते हैं बेंजीन में यहां कार्बन 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 है, और हर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब आपसे पूछा कि बेंजीन का डाइपोल मूवमेंट जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो, तो बेंजीन का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, जीरो। ठीक है ना, कैसे जीरो हो गया, तो ये जो CH वाला बॉन्ड होता है, इसका डाइपोल इस CH से कैंसिल होता है, ऑपोजिट होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, यहां का यहां से कैंसिल होता है और इसका इससे कैंसिल होता है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाता है, जीरो, इवन। ठीक है ना, यहां पर देखें, ये जो कार्बन होगा इसमें कोई बॉन्ड या डाइपोल डेवलप ही नहीं होगा। क्यों डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और साथ ही दोनों का EN, दोनों कार्बन का EN सेम होगा, तो कोई डाइपोल डेवलप नहीं होगा। सेम यहां पर कोई डाइपोल डेवलप नहीं होगा, बट इसके अलावा ये डाइपोल इससे कैंसिल होगा, CH का, ये डाइपोल इससे कैंसिल होगा, ये डाइपोल समवॉट इससे कैंसिल होता है और ये डाइपोल समवॉट इससे कैंसिल होता है। नेट डाइपोल मूवमेंट इसका भी जीरो, और सिमिलरली इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट भी कितना आ जाता है, जीरो। इवन याद करें, बेंजीन, मैंने बोला था पोलर नॉन पोलर सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं तो बेंजीन कैसा सॉल्वेंट होता है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, और नॉन पोलर होने का मतलब है डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। चलिए आगे, एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन की बात करें मेनली, तो बेंजीन में हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के बारे में भी डिस्कस करना होता है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या, जो 6 हाइड्रोजन है उनमें से किसी एक पोजीशन के हाइड्रोजन को हटाकर हम किसी दूसरे ग्रुप से, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो उसे बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जैसे इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगा दिया, Cl, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया बेटा, है ना, CH3 ग्रुप, और एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, OH या अल्कोहल ग्रुप। आप जानते हैं इसे क्लोरोबेंजीन, इसे टॉल्यूइन, है ना, और इसे क्या बोला जाता है बेटा, फिनॉल भी बोला जाता है। अब चेक करें डाइपोल मूवमेंट, एक बात बताइए, इसका डाइपोल मूवमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसका डाइपोल मूवमेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन है, बट यहां CCl बॉन्ड का डाइपोल है और यहां CH बॉन्ड का डाइपोल है, दोनों का डाइपोल मूवमेंट कैंसिल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। सिमिलरली ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बट ये इससे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप अलग है, एक CH3 ग्रुप है, एक CH ग्रुप है, डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। एंड सिमिलरली आप जानते हैं इसका डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस वाज अबाउट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जनरली मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होंगे उसमें डाइपोल मूवमेंट आपको नॉट इक्वल टू जीरो ही देखने को मिलता है। चलिए सेकेंड केस, इसी में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कौन सा बात कर रहे हैं बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या, बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 ग्रुप लगा दिए। अब दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी हम लोग जनरली पहले सेम ग्रुप्स लेकर चल रहे हैं। और दूसरा, आप जानते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 3 तरह की पोजीशन बन सकती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, मतलब 1 2 1 3 और 1 4। अभी जनरली हम लोग पैरा वाले केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी एरोमेटिक कंपाउंड में Cl Cl, ठीक है, डाई क्लोरोबेंजीन की बात करें बेटे, यहां कौन सा बॉन्ड है, CH, यहां कौन सा बॉन्ड है, CH, कैंसिल, CH CH कैंसिल, CCl CCl कैंसिल, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इसका क्या आ जाएगा, जीरो। बहुत इजीली समझ में आ रहा है भाई, CH CH से कैंसिल, CH CH से कैंसिल, यहां CCN, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर है, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली आप बताइए, यहां पर डाइपोल मूवमेंट और यहां पर डाइपोल मूवमेंट, भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैंसिल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैंसिल, OH OH, क्या दोनों ग्रुप सेम है, यस, क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आना चाहिए, जीरो। सिमिलरली इसमें भी नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आना चाहिए, जीरो, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं मिलते हैं, क्या मिलते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, तो बेटा आप देखो यहां ग्रुप आपको क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो सर जैसे यहां कैंसिल हुआ वैसे तो यहां भी कैंसिल होने चाहिए थे, बट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग इसको बोल देते हैं कि यहां OH पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से कैंसिल नहीं हुआ। बेटा लोन पेयर ओन पेयर का कोई केस नहीं है, ध्यान से समझिएगा क्या है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। बेटा यहां तो एक सिंगल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां ग्रुप देखिए मोनो एटॉमिक सब्स्टिट्यूएंट है या पॉली एटॉमिक सब्स्टिट्यूएंट है, पॉली एटॉमिक है, ठीक है ना। तो आप देखो CN में जो सेंट्रल एटम कार्बन है, आप उसका क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इस कार्बन का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो एक तो इस नाइट्रोजन से जुड़ा और एक इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp। sp का मतलब ये हुआ
कि ये जो CN है ना, sp का स्ट्रक्चर क्या बनता है, लीनियर। तो इस कार्बन से जो नाइट्रोजन होगा वो ऐसे लीनियरली जुड़ा होगा, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से लीनियरली जुड़ा होगा, और यहां वाला भी CN इस तरह से लीनियरली जुड़ा होगा, और इस वजह से इसका जो डाइपोल आएगा और इसका जो डाइपोल आएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इस वजह से ये तो आपस में कैंसिल है ही है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल, और नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या आ गया, 0। पर इसमें जब OH में आप O का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो दैट हाइब्रिडाइजेशन sp3, या फिर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको क्या मिल जाएगा, बेंड शेप मिलेगा भाई, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो बेंड शेप बनेगा। बेंड शेप होने की वजह से इसका कंडीशन कुछ ऐसा बनता है, देखिए कैसा बनता है, यहां O आ गया, यहां H आ गया, यहां O आ गया, यहां H आ गया, तो ये 1 और ये 2, ये बेंड शेप, या ये एक कार्बन और ये हाइड्रोजन, बेंड शेप है। बेंड शेप होने की वजह से इसका जो वेक्टर होगा, इसका जो वेक्टर होगा और इसका जो वेक्टर होगा वो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है लेकिन ऑपोजिट नहीं है, और ये कैंसिल नहीं होंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। सेम SH भी बेंड शेप बनेगा और नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ऐसा दिमाग में आ सकता है कि सर ये OH आपने इधर बनाया, ये OH इधर बनाया, आप ऐसा भी कर देते, ऐसा भी कर सकते थे कि ये OH इधर बना देते बेंट में और ये OH इधर बना देते बेंट में, तो सर अब तो ऐसा लगेगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। अबे कहां से कैंसिल हो जाएगा बेटा, इनका अभी भी मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन आप देखो ना, ये डायरेक्शन कैंसिल नहीं होंगे बेटा, है ना, ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, ऑपोजिट होते तो कैंसिल होता, इसीलिए इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ जाएगा, 0। और अगर आप इसका ये वाले केस का डाइपोल मूवमेंट अगर 0 मान भी ले रहे हो बाई चांस, तो बेटा ये OH में आप लोग जानते हो रोटेशंस है ना, आपने कन्फर्मर आइसोमर्स पढ़े होते हैं, तो इस OH के कई सारे कन्फर्मर आइसोमर्स बनेंगे, उनमें से एक केस अगर आप कैंसिल होगा नहीं वैसे ये भी, बट इसको कैंसिल मान भी लेते हो तो रिमेनिंग केसेस जो है वो कैंसिल नहीं होंगे, तो ओवरऑल जो स्पीशीज का कंडीशन बन के आएगा वो आएगा कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। सेम अप्लाइज विद SH ऑल्सो। चलिए बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केसेस डिस्कस करने के बाद मैंने बोलता डाई सब्स्टिट्यूटेड में ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन हो सकती है। अभी हमने जनरली पैरा पोजीशंस की बात करी थी कि उसमें डाइपोल मूवमेंट 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो हाइब्रिडाइजेशन से आप निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं। बट अगर ऑर्थो मेटा पैरा में कंपेरिजन आ जाए, किसमें कंपेरिजन आ जाए, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में, तो ऐसे क्वेश्चंस ऑर्थो मेटा पैरा में जब भी कंपेरिजन आए, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला केस, ठीक है, जो दो ग्रुप्स आपने लगाए हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगाए, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आएंगे बेटा, व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैव सेम इंडक्टिव इफेक्ट, क्या बोला, व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैव सेम इंडक्टिव इफेक्ट। सेम इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है दोनों ग्रुप सेम हो, ये जरूरी नहीं, जनरली आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे केसेस में आपको दोनों ग्रुप सेम देगा, बट आप जानते हैं Cl का इफेक्ट कैसा होगा, प्लस आई होगा या माइनस आई होगा, तो हम जानते हैं इसका माइनस आई इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl का इफेक्ट माइनस आई है, पर दोनों Cl के बदले एक Cl और एक F भी दे सकता था, दोनों का इफेक्ट अगेन क्या है बेटा, माइनस आई। तो यहां पर इफेक्ट देखना है, ग्रुप नहीं देखना है, दोनों ग्रुप का आई इफेक्ट क्या है बेटा, सेम, या तो दोनों का प्लस आई इफेक्ट हो या दोनों का माइनस आई इफेक्ट हो, उस केस में ऑर्डर जो आएगा वो सेम होगा, मतलब दोनों का इफेक्ट सेम। और दूसरा केस ये बनता है कि दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इफेक्ट क्या हो जाए, अलग हो जाए, एक प्लस आई आ जाए और एक माइनस आई आ जाए, तो फिर क्या ऑर्डर होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपको मान लीजिए डाइक्लोरोबेंजीन दिए, अब डाइक्लोरोबेंजीन तीन तरह के बन जाएंगे, ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो, तीनों का स्ट्रक्चर ClCl 1,2 पोजीशन पे, ClCl 1,3 पोजीशन पे, ClCl 1,4 पोजीशन पे। बेटा इसमें कंडीशन समझिएगा, एक्चुअल जो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल जो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, है ना, यही होता है। और क्या ये डाइटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है, तो ये पॉलीएटॉमिक, और पॉलीएटॉमिक में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, यही होता है, ठीक है। अब हमें μ1 μ2 की वैल्यू तो नहीं पता, बट क्या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट और कॉस थीटा में कोई रिलेशन होता है, यस, और वो रिलेशन कैसा है, इनवर्स है या डायरेक्टली है, डायरेक्टली है, मतलब जब कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, थीटा नहीं कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आप देखिए, इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो ये क्या बनेगा बेटा, C6
C6H4Cl2, ये भी क्या बनेगा C6H4Cl2, ये भी क्या बनेगा C6H4Cl2। मतलब यहां पर 4 तो CH बॉन्ड है, यहां पर भी 4 CH बॉन्ड है, यहां भी 4 CH बॉन्ड है। बेटा चारों CH बॉन्ड का जो भी डाइपोल मूवमेंट होगा म्यू Q इंटू डी, वो तो क्या होगा बराबर। और 2 CCl बॉन्ड हैं तो बेटा उन दोनों CCl बॉन्ड का जो Q इंटू डी का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। मतलब हर किसी में μ1 μ2 का जो वैल्यू है, मतलब CH बॉन्ड का जो Q इंटू डी है और CCl बॉन्ड का जो Q इंटू डी है वो सेम होगा। केवल डिफरेंस कहां पर आएगा, एंगल में। आप देख सकते हैं ऑर्थो में जब दोनों Cl है ना हैविंग सेम आई इफेक्ट, दैट इज माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, जब इनका एंगल आप निकालोगे तो देखो वेक्टर का, दो वेक्टर का एंगल निकालने का तरीका आपको पता है, या तो हेड से हेड मिला दो या टेल से टेल मिला दो। अगर दोनों के वेक्टर को मैं एक टेल पे मिला दूं तो आप देखिए एंगल बनता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। इन दोनों वेक्टर का टेल अगर मैं मिला दूं तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। और यहां पर दोनों के टेल अगर मैं मिला दूं तो थीटा जो बनाएगा वो आएगा 180 डिग्री। अब थीटा नहीं देखना, कॉस थीटा देखना। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस 60 डिग्री आप जानते हैं प्लस हाफ, कॉस 120 माइनस हाफ एंड कॉस 180 डिग्री माइनस 1। आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू ये बड़ी है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है। एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, मतलब जिसका कॉस थीटा ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा। तो बेटा जब भी सेम इंडक्टिव इफेक्ट हो दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का तो ऑर्थो मेटा पैरा में से ज्यादा डाइपोल मूवमेंट ऑर्थो, उससे कम मेटा और उससे कम पैरा का केस आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं केस रिवर्स कर दूं, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड में जो दो ग्रुप्स हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट हो जाए, एक प्लस आई हो जाए एक माइनस आई हो जाए, तो ये ऑर्डर जो है ये भी रिवर्स हो जाता है। वो हम इसके बाद देखेंगे, बट दोनों केसेस याद रखने के बजाय कोई एक केस आप याद रख लें, दूसरा केस उसका ठीक ऑपोजिट होता है। चेक करें, एरोमेटिक कंपाउंड है ना, सेकेंड केस, व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैव ऑपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जो दो ग्रुप्स हैं उनमें से एक का प्लस आई इफेक्ट हो एक का माइनस आई इफेक्ट हो तो क्या होगा देखें। ठीक है, ये आप देख लें तो टॉल्यूइन में यहां Cl लगा रखा है, CH3Cl CH3Cl दो ग्रुप्स लिए। CH3 का इफेक्ट आप जानते हो प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और Cl जो है माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब एक प्लस आई है तो दूसरा माइनस आई है। क्या डाई सब्स्टिट्यूटेड में दोनों ग्रुप्स के इफेक्ट अलग है? यस। अगर इफेक्ट्स अलग है तो बेटा दिस इज ऑर्थो पोजिशन 1 2, दिस इज मेटा पोजिशन 1 3, दिस इज पैरा पोजिशन 1 4। ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन आ गए। अब आपको वो सारी कंडीशन सेम है, अल्टीमेटली रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, म्यू रिजल्टेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इन दोनों का टेल से टेल मिला दिया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इसका टेल यहां आ गया और इसका टेल यहां आ गया। ठीक है, एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। इसका टेल और इसका टेल अगर एक ही पॉइंट पर रख दू, इसको उठा के यहां रख दू, तो ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा, थीटा विल बी 60 डिग्री। और इसका टेल और इसका टेल अगर देखो तो दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, है ना, एक ही के ऊपर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा थीटा 0 डिग्री। कॉस 120 डिग्री निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, दैट इज -1/2, कॉस 60 डिग्री दैट इज प्लस 1/2 और cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू +1। तो आप देखिए किसके cos थीटा का वैल्यू ज्यादा है बेटा, इसके cos थीटा का वैल्यू है। जिसका cos थीटा ज्यादा उसका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा। तो बेटा ऑर्थो मेटा पैरा में इस बार पैरा पोजीशन का डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये दो कंडीशंस हैं, दोनों की कंडीशन आपको बता दी गई है। आगे बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ध्यान से सुने, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दो कंडीशंस होती है, या तो डाइपोल मूवमेंट 0 होगा या नहीं होगा। डाइपोल मूवमेंट 0 तो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन पोलर। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपस में उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, पोलर। पोलर मतलब डेवलप होगी चार्ज डेंसिटी, है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आएगा। और वो क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बेटा अगर पूछा जाए विच मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, तो जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, जिसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0 वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल हो जाता है। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या आती है। सेकेंड कंडीशन इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांसफॉर्म, है ना। ये आपके फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, तो आप लोगों ने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिस और ट्रांस के डाइपोल मूवमेंट के बारे में वैल्यू दिया जाता है आपको। ठीक है, कंडीशन बताया जाता है, क्या है देखिए, दोनों
ग्रुप सेम साइड है सिस फॉर्म, दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब सिस और ट्रांस में बेटा इसका डाइपोल मूवमेंट सीएच का जो डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, और इस सीएच का जो डाइपोल मूवमेंट है उधर सीसीएल और सीसीएल का डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। इधर सीएच में ये गया डायरेक्शन, इधर सीसीएल में ये गया डायरेक्शन, तो बेटा ये जो डायरेक्शन है ये तो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसल आउट, क्योंकि इक्वल ऑपोजिट है। तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो या समवॉट नियर टू जीरो आएगा, लेकिन इसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसल नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे जब आप इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये पोलर और ये नॉन पोलर। तो जब भी ज्यादा जो पोलर मॉलिक्यूल आते हैं जनरली, है ना, इस तरह के केसेस में, तो सिस फॉर्म पोलर होते हैं, ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक बात और ध्यान रखें, दोनों सीएल जो ग्रुप आपने लिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिए, दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सेम। दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सेम। सीएल सीएल लिए, है ना। नॉर्मली सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर, जैसा भी हम लोगों ने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में देखा था, ठीक है। इसी के ऑपोजिट देखें, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ऑपोजिट। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ऑपोजिट होते ही ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इस केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों के वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, और यहां पर दोनों के वेक्टर्स ऐड नहीं हो पाएंगे जब कंपोनेंट्स आप देखेंगे। तो इस केस में व्हेन टू ग्रुप्स हैव ऑपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, देन जो ट्रांसफॉर्म है वो जनरली आपको मोर पोलर देखने को मिलेगा। किससे? सिस फॉर्म से। आगे सुने, अगला जो एप्लीकेशन इसमें आता है दैट इज टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट या जिस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी आई होप की नीट में नहीं पूछा जाएगा, बट प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो स्टेट बोर्ड्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ करते थे उनमें एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का एक रिलेशन जब डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पे पूछा जाए तो आपको कंडीशन दी है ना। क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? तो आपको क्यू डी कुछ दिया होगा या डाइपोल मूवमेंट या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देगा, तो वो रिलेशन समझ में आ जाना चाहिए आपको कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जो डाइपोल मूवमेंट आएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट जो आएगा, है ना, क्यू इंटू डी आपको गिवन होगा, उससे आपको समझना इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं क्योंकि, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है देखिए, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और चार्ज फ्रैक्शन, दोनों में से कैसा भी पूछ सकता है, इन अ मॉलिक्यूल इन विच बॉन्ड लेंथ, मतलब डी दे रखा है आपको, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम में, चार्ज दे रखा है मतलब क्यू दे रखा है, और क्यू और डी दे दे मतलब आपको समझ में आना चाहिए म्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, और म्यू से रिलेटेड अगर आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला भी हमने देखा था ना, म्यू थ्योरेटिकल और ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वाला, ठीक है। अब देखें, गिवन दैट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंटल दे दिया है आपको और थ्योरेटिकल आप निकाल सकते हैं, उससे सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आयनिक कैरेक्टर म्यू ऑब्जर्व्ड, है ना, ये एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 1.2 डिबाई, और डिबाई को ईएसयू में चेंज करेंगे तो देखिए इंटू 10⁻⁻18, है ना, यहां पर आ जा रहा है। साथ ही क्यू इंटू डी की जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बेटा क्यू आपका आ गया जो यहां पर गिवन है 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू, और डिस्टेंस जो एंगस्ट्रॉम में है उसको भी चेंज कर दिया हम लोगों ने यहां पर, तो आप देख लें दैट इज 1 इंटू 10⁻10, है ना, एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दिया हम लोगों ने, यूनिट चेंज कर दी, और इंटू 100 सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रहा है ये 10⁻18 10⁻18 से कैंसिल हो जाएगा। 1.2 को 4.8 से डिवाइड किया तो बेटा 0.25 आएगा, परसेंटेज निकाला, दैट इज 25% आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आने की मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए बेटा, डाइपोल मूवमेंट के केसेस या एप्लीकेशंस को समझने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन शॉर्ट आप लोग जानते हैं इसे क्या बोला जाता है बेटा? एमओटी। क्या बोला जाता है? एमओटी, ठीक है ना, है ना। तो ये जो मोटी है ना, मोटी मतलब एमओटी की बात कर रहे हैं, तो एमओटी जो है इसमें क्या जरूरत पड़ी, ये एक थ्योरी है बेसिकली, जैसे हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, तो इस चैप्टर में मैंने आपको बोला था हिस्ट्री के हिसाब से चलता है। पहले कोई थ्योरी आई, जैसे लुईस ऑक्टेट थ्योरी आई, फिर उसके बाद कोई नई थ्योरी आई, फिर नई थ्योरी आई, हर थ्योरी से एसोसिएटेड कुछ ड्रॉबैक्स थे और उसको रिमूव करने के लिए एक नई थ्योरी लाई गई। तो याद करें, हमने डायटोमिक स्पीशीज के लिए जो थ्योरी मेनली पढ़ी थी वो क्या थी बेटा? वीबीटी, ठीक है ना। उसके बाद हमने पॉलीएटॉमिक के लिए क्या पढ़ा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
वैसे तो डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है? डायटॉमिक एज वेल एज पॉलीएटॉमिक। लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विल बी एसोसिएटेड विथ डायटॉमिक स्पीशीज। तो पहला बात कि कब कौन सी थ्योरी लगानी है, तो बेटा अगर डायटॉमिक स्पीशीज दिख रहे हैं तो अब दो थ्योरी हो गई आपके पास, एक तो वीबीटी भी डायटॉमिक के लिए था और एमओटी भी डायटॉमिक के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कब वीबीटी कब एमओटी? तो बेटा याद करें, वीबीटी में आपको बोला था जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से, पाई का कंपैरिजन पाई से हो, क्या लगाना है? वीबीटी। लेकिन एक बॉन्ड में सिग्मा हो, एक बॉन्ड में सिग्मा पाई, इस तरह के मल्टीपल बॉन्ड ऑर्डर के केसेस आ जाएं तब क्या लगाना होगा? एमओटी। और दूसरी बात, अगर डायटॉमिक स्पीशीज में, है ना, ध्यान से सुने, डायटॉमिक स्पीशीज में 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के डायटॉमिक स्पीशीज दिए हो। कैसे डायटॉमिक स्पीशीज दिए हो? 1 to 20 इलेक्ट्रॉन का डायटॉमिक स्पीशीज दिया हो। इसमें वही सारे क्वेश्चन, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आप क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर डायटॉमिक स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन टू 20 इलेक्ट्रॉन। आप देखें, सबसे पहले वीबीटी जो डायटॉमिक के लिए था, इसको हटा के हमें क्यों एमओटी की जरूरत पड़ी? तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। देखिए वीबीटी का अप्रोच समझिएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ये इसका आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट शेल के लिए डब्बे वाला डायग्राम बना दूं तो ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2s2 2p4 बन गया, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन हो गया। याद करें वीबीटी में हमने बोला था कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड है? 2। तो बेटा O2 कैसे बना? जो दूसरा ऑक्सीजन आया होगा उसके पास भी तो सेम कंडीशन रही होगी, है ना, उसका भी यही कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करता है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसलिए 2 बॉन्ड बनाए, 2 अनपेयर्ड थे 2 बॉन्ड बनाए। तो बेटा O2 जो बना, इसके दोनों अनपेयर्ड ने इसके दोनों अनपेयर्ड से पेयरिंग कर लिया। अगर ऐसा हो जाता तो बेटा जिस स्पीशीज में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए था? उसका मैग्नेटिक बिहेवियर होना चाहिए था डायामैग्नेटिक। किसके अकॉर्डिंगली? वीबीटी के अकॉर्डिंगली। O2 कैसा आना चाहिए था? डायामैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल, इन प्रैक्टिकल जब देखा गया तो O2 का नेचर, O2 मॉलिक्यूल का नेचर कैसा मिला? पैरामैग्नेटिक, जो वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे और भी प्रॉब्लम्स थे जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नई थ्योरी का फॉर्मेशन किया गया। और वो थ्योरी कौन सी थी बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब भी डायटॉमिक स्पीशीज 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का आ जाए, आपको क्या यूज करना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन डायटॉमिक स्पीशीज। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मतलब हम जानते हैं कई बार बॉन्ड ऑर्डर 1.5 2.5 पार्शियल डबल बॉन्ड वगैरह वगैरह आ जाता है, तो वो वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। और तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम डायटॉमिक स्पीशीज। कुछ डायटॉमिक स्पीशीज क्यों बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ एमओटी, है ना, हर थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं। इस बार नाम देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम दिया गया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, जब आप क्लास 11th में सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ध्यान से सुने, वहां पर आप 3 रूल्स पढ़ते हैं, अफबाउ रूल, पॉलीज रूल, हंट्स रूल पढ़ते हैं। वहां पर ये जो रूल्स पढ़ते हैं, वहां पर आपको ये बताया जाता है जनरली क्वांटम नंबर्स में कि जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन ही लिखा था, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हुई? 1s2 2s2 2p4। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके लिए मैंने डब्बा बनाया। ये कौन सा डब्बा बनाया बेटा? 2s। और ये कौन सा डब्बा बनाया बेटा? 2p। इनमें से एक 2px होगा, एक 2py होगा, एक 2pz होगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं करके दिखा रहा हूं, आपको पता है कैसे होगी। तो ये जो डब्बे बनाए हैं, ये डब्बे कौन है बेटा? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम है। तो एटम के अंदर मिलने वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जबकि जब मैं O2 की बात करूंगा, अब ये एटम है या मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे। मॉलिक्यूल के अंदर क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। ये इस थ्योरी का पोस्टुलेट है। क्या
कि जब दो एटम्स आपस में, हम लोग डायटोमिक के लिए बात कर रहे हैं ना, तो जब दो एटम्स सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, मेनली हमारे सिलेबस पे होमो डायटोमिक होगा। तो जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपस में कंबाइन होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसा हाइब्रिडाइजेशन में होता था। जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते थे उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे। वैसे यहां कॉन्सेप्ट है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए वो आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उतने ही न्यू क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन, इसमें जो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे O2 में, वो AO में फिल नहीं होंगे, वो किस में फिल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। दूसरी बात है ना, जैसे ये कंडीशन है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर हम लोग देखते हैं पोस्टुलेट। पहला, as electrons of an atom are present in its atomic orbitals, similarly electrons of a molecule are present in molecular orbitals। तो molecular orbital थ्योरी में हम MO की बात करेंगे। दूसरी बात, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में याद करें तो जब मॉलिक्यूल बनेगा, हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनेगा, या तो सिग्मा या पाई। तो वो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी ऐसे बनेंगे, या तो सिग्मा टाइप का मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा या पाई बनेगा, ठीक है ना, इस तरह का सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। उस पर अभी हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। व्हेन टू एटम्स कंबाइन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड देन देयर atomic orbitals of almost same energy and same symmetry combine and molecular orbitals are formed। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, S के साथ P मिक्स हो सकता था, P के साथ D मिक्स हो सकता था, ऐसा हमने देखा था। हम लोग यहां पर जब हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, स्पेशली हम होमोडायटोमिक के लिए मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जिनकी एनर्जी और सिमिट्री क्या होती है, सेम। मतलब 1s किसके साथ कंबाइन होगा, 1s से। ये जनरल कंडीशन से, इससे डिफरेंट होता है, वो पॉलीएटॉमिक वगैरह में होता है, बट हमारे सिलेबस के लिए 1s से कंबाइन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, 2s से कंबाइन होगा, 2p से कंबाइन होगा। लेकिन 2p में तीन कंडीशन है, 2px, 2py, 2pz, तीन डब्बे होते हैं, px, py, pz। तो px से कंबाइन होगा, py से कंबाइन होगा और pz से कंबाइन होगा। ये कहने का मतलब है इसका, the number of molecular orbital formed will be equal to the number of combining atomic orbital। मतलब जितने atomic orbital कंबाइन होंगे, ऑब्वियसली 1s कंबाइन हुआ तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो बनेंगे दो, उसकी कंडीशन समझिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके साथ एक और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है ना, मान लीजिए 1s है या 2s है, तो दो कंबाइन हुए तो कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो। ध्यान से देखिएगा, है ना, दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। दोनों मॉलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में कंडीशन है कि सपोज ये एनर्जी का ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी का लेवल होगा वो जब कंबाइन होंगे तो उससे जो बनने वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उनमें से एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, या जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए उतने ही नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। उनमें से हाफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा और हाफ ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम। जिनकी एनर्जी कम होती है ऐसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, BMO, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, दे सपोर्ट इन बॉन्डिंग। और जो हायर एनर्जी के होंगे मतलब अनस्टेबल होंगे, तो बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और जैसा मैंने आपको बोला था, ये कैसे हो सकते हैं, सिग्मा या पाई, तो बेटा यहां पर भी सिग्मा या पाई होगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में डिफरेंस दिखाने के लिए इसे सिर्फ सिग्मा पाई और इन्हें सिग्मा स्टार पाई स्टार, मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन, है ना, वेव थ्योरी का यूज आएगा यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, टू टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, आधों की एनर्जी कम, आधों की एनर्जी ज्यादा। जिनकी एनर्जी कम उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसीलिए वो BMO। जिनकी एनर्जी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी कम, डिस्टेबलाइज करेंगे, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन्हें कहा गया है, BMO एंड ABMO। चलिए, कंपैरिजन बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। क्यों BMO ज्यादा स्टेबल, क्यों ABMO कम स्टेबल, उसका रीजन देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। BMO इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन देयर वेव फंक्शंस आर इन सेम फेज। मान लीजिए हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, दो एटम्स लिए, है ना, A लिया, B लिया, होमोडायटोमिक की बात कर रहे हैं, बट अभी डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। इन दोनों ने मिलकर एक डायटोमिक स्पीशीज बनाया। अब
ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। यहां पर वेव नेचर को कंसिडर करके चला गया है। तो बेटा सपोज ये ए के इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, ये बी के इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, क्या दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ सेम कंडीशन में? तो यस, ऐसे है ना, वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वेव कैसे बेटा? सेम फेज में। और दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, इसका ये जो एम्पलीट्यूड है, इसको हम लोग बोलेंगे साई ए। क्या बोलेंगे बेटा? साई ए। और इसके एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साई बी। तो बेटा दोनों का एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट में ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो बेटा जो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा दैट इज साई ए साई बी। क्या दोनों सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में? सेम फेज में। सेम फेज में होने का मतलब है इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब सेम फेज में होते हैं। तो बेटा जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सेम फेज में ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा क्या बनेगा? बीएमओ। क्या बनेगा? बीएमओ। और बीएमओ का जो वेव फंक्शन होगा वो दोनों का एडिशन होगा। तो साई ए साई बी ऐड हो गए, साई ए प्लस साई बी आ गया। ध्यान से सुनना, जबकि एंटी बॉन्डिंग में रिवर्स होगा। एक का अगर क्रेस्ट आएगा तो दूसरे का क्या आएगा? ट्रफ आएगा। क्या आएगा? ट्रफ आएगा। कैसे आएगा? देखिएगा, अगर ए और बी कंबाइन होके ए बी बना रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ए का वेव फंक्शन कुछ ऐसा, एटॉमिक ऑर्बिटल बी का वेव फंक्शन कुछ ऐसा, तो बेटा एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है। जब कंबाइन होंगे तो सेम फेज या ऑपोजिट फेज? ऑपोजिट फेज। क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बीएमओ नहीं बनेगा। क्या होगा? एबीएमओ, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में है। और सपोज इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, साई ए, सपोज इसका एम्पलीट्यूड कम है, साई बी, तो बेटा ये जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जिसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? साई ए बी एमओ को। तो आप जानते हैं साई बीएमओ में एडिशन हो गया, साई ए बी एमओ में सब्ट्रैक्शन हो गया। ये तो वेव फंक्शन की बात हुई। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें साई स्क्वायर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बेटा? साई स्क्वायर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आप क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां ये सारी बातें दे रखी है। साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है, बीएमओ में या एबीएमओ में। जब मैं इस साई का स्क्वायर निकालूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इस साई का स्क्वायर निकालूंगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है दोनों में से रिजल्ट यहां ज्यादा आएगा। इसका मतलब है कि साई बीएमओ स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो साई एबीएमओ स्क्वायर से ज्यादा होगा। और इसीलिए यहां पर ऑर्बिटल्स के बीच में, या दो, क्योंकि डायटॉमिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, है ना। और यहां पर इस केस में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम मिलेगी। अगर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, तो जितना ज्यादा ऑपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन उतना ज्यादा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन, एनर्जी उतनी रिलीज, एनर्जी रिलीज हो गई तो सिस्टम के पास एनर्जी कम बची, है ना। तो बीएमओ की खुद की एनर्जी कम, और जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल, और इसका ऑपोजिट, है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इनका अट्रैक्शन कम होगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्लस और प्लस का रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो एबीएमओ कैसा हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। यही कंडीशन आपको दे रखी है। तो बीएमओ स्टेबलाइज करता है और एबीएमओ क्या करता है? डीस्टेबलाइज।